नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम संवाद का। और आज हमारे इस कार्यक्रम संवाद में जुड़ रहे हैं बेहद ही प्रतिभाशाली अनुभवी, जो कि अलग-अलग सेक्टर्स के उनके पास अनुभव है। जी हाँ, वो मीडिया में भी काम कर चुके हैं, हिंदुस्तान में रहे हैं, कादम्बनी जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका रही है, नंदन रही है, वहाँ सब कार्य कर चुके हैं। मीडिया में भी उनका अच्छा खासा अनुभव है और इसके साथ ही वे होम्योपैथी के भी अच्छे खासे जानकार हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए संत समीर साहब का। बहुत-बहुत स्वागत है समीर जी हमारे इस कार्यक्रम में। आपका म्यूट है माइक, समीर जी। जी, जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, स्वागत है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार सबको। तो शुरुआत हम इस विषय पे करेंगे कि हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं और जी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और आज की नई पीढ़ी, ये मुख्य जी, विषय रहेगा हमारे इस चर्चा में। लेकिन उसकी पहले हम जानना चाहेंगे समीर साहब, आप क्रांतिकारी विचारधारा के रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आप जुड़े रहे हैं और छात्रों के बीच में काफ़ी आपने संघर्ष भी किया है, क्रांति भी की है। तो इन सब से हटकर मेरा बहुत ही सरल सा सवाल है आपसे, उससे शुरुआत करते हैं कि आपका नाम संत समीर बचपन से ही था, पेरेंट्स ने रखा था, या समीर के साथ में संत कैसे जुड़ गया? आपके इस नामकरण के पीछे का क्या कारण है? नहीं, इसमें थोड़ा-सा उल्टा है, बल्कि संत के साथ समीर जुड़ गया है। तो संत पहले से है, बीच का हिस्सा निकल गया है, तो समीर रह गया है। तो जैसे होता है, जातिवाचक नाम होते हैं, वो धीरे-धीरे खत्म हो गया, तो संत समीर रह गया, तो यूँ समझिए मामला कुछ ऐसा है। तो संत पहले से बिल्कुल, है, तो समीर हाँ, उसके हाँ, साथ लेकिन बाद में नहीं, है, मुझे बीच लगा वाला कि हिस्सा जैसे गायब। हमारे हिंदुओं में वो होता है ना कि आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर इसके बाद 4 आश्रम होते हैं, तो आप गृहस्थ आश्रम में हैं और साथ-साथ में आप जो है वानप्रस्थ भी आपका आगमन हो गया है शायद इस वजह से, तो कहीं आपने संत नहीं लगा लिया। इसलिए मेरे मन में हाँ, थोड़ी नहीं। जिज्ञासा थी, इसलिए हमने ये अच्छा। सवाल किया आपसे। नहीं, यायावरी तो बहुत की और कभी सोचा भी नहीं था कि शादी-विवाह का भी कुछ होगा, लेकिन फिर भी शादी-ब्याह हो गया तो बच्चे भी हैं और सब कुछ गृहस्थी है पूरी तरह से। तो यायावरी के बाद मैंने तय किया कि भारत का एक धर्म है गृहस्थी का, तो आप जिस दुनिया में रहते हैं, बेहतर है कि वह धर्म आप निभाइए, ज़िम्मेदारी के साथ, इसके बाद ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। तो बाद में बिल्कुल, खैर अब बहुत पूरी तरह बहुत ही से मैं अच्छी इस सोच रही दुनिया है में आपको। हूँ। वास्तव में गृहस्थ जीवन, गृहस्थ भी एक तरह से धर्म है और हमें उसकी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। अब हम अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा विषय है। आप जानते ही हैं कि पिछले साल से कोरोना नाम की एक नई बीमारी ने दस्तक दी, न केवल हमारे जी। देश में बल्कि विदेशों में भी। तो आप क्या देखते हैं? आप होम्योपैथी के अच्छे जानकार हैं। आजकल के युवाओं में, खास तौर पर आजकल की अगर जनरेशन की बात करें, तो वे लोग कितने जागरूक हैं नेचुरोपैथी को लेकर के या होम्योपैथी को लेके, जो कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है और आज से नहीं है, 3000 साल पहले से है। तो जी, आप इसको कैसे बिल्कुल। देखते हैं? असल में अरुणेश जी, इसमें ये है कि इस दौरान थोड़ी-सी जागरूकता नौजवानों में आई है, लेकिन ये जागरूकता बहुत-बहुत कम है और ये जागरूकता अगर होती होम्योपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के प्रति, तो इस देश में एक भी व्यक्ति के मरने का कोई सवाल नहीं था इस महामारी में, या ये महामारी बन ही नहीं सकती थी अगर नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद की जागरूकता रही होती। तो ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मैंने साल भर से और करीब 1.5 साल होने वाले हैं, तो लगातार लोगों का इलाज किया है और 1000 से ज़्यादा लोगों का तो मैंने खुद इलाज किया है। मेरे पर्चे पढ़-पढ़ के हज़ारों लोगों ने घरों में बैठ के अपना इलाज किया है, आराम से किया है। तमाम ऐसे लोग और कई मशहूर लोग हैं उसमें जो आईसीयू में पहुँच गए थे, जिनकी हालत खराब थी और उनको अंदाज़ा हो गया था कि एलोपैथी में कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो जिनको जानकारी मिली, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और ईश्वर की कृपा कहिए, जो भी कहिए, उनके लक्षण मिले, मैंने दवाएँ बताई होम्योपैथी की और लोग बड़ी आसानी से इस समय सही सलामत हैं। तो जी, बिल्कुल। होम्योपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इन तीनों को अगर मिला दें, तो दरअसल ये डरावनी बीमारी है ही नहीं, आसानी से ठीक हो जाती है। हाँ, जहाँ इलाज नहीं है, एलोपैथी में कोई दवा नहीं बनी है, तो ज़ाहिर है उसके लिए कठिन हो जाएगी।
दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एलोपैथी हर तरफ हमारे भी दिमाग में है, और पाबंदी भी लगा दी गई दूसरी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर, सारा इलाज अस्पतालों की तरफ कर दिया गया। तो फिर गलत इलाज हुआ और लोग इस तरह से गलत दवाओं से, मैं बल्कि यूं कहता हूं, बीमारी से नहीं, लोग गलत इलाज की वजह से मारे गए हैं। ये आप कहीं भी आप देखेंगे तो ये आपको हाँ, ये दिखाई बेहद देगा। बेहद तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हमारे देश में प्राकृतिक चिकित्सा है और आपका ये जो कहना है कि उतनी जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता क्यों नहीं है? सरकार के स्तर पर नहीं है, समाज के स्तर पर नहीं है? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार सरकार ने बाकायदा आयुष मंत्रालय है और उस आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये सारे, चाहे होम्योपैथी की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, ये सारी बातें हैं वहां पर। तो क्या सरकार से कहीं चूक हुई है? या फिर एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, हमारे देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, एम्स है, और देश दुनिया में बहुत फेमस है ये, लेकिन इसी दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस भी है, जो कि सरकार का ही है। तो इसको लेकर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ये जो एम्स की तरह से आयुर्वेद है, मैंने भी बहुत समय बाद जाना। तो क्या है कि चूक दरअसल सरकार और जनता दोनों स्तर पर है, लेकिन सरकार की ज्यादा माननी पड़ेगी। हालांकि सरकार की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि सरकार ने कोशिश की, आयुष मंत्रालय एक अलग से बनाया और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा भी देने का काम हुआ है। लेकिन ये कुछ वैसे ही हुआ है जैसे कि कर्मकांड हम करते हैं कि चलो हमारी पद्धति है, परंपरा है, प्राचीन वो है, तो उसको कुछ कर देते हैं। तो लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है। अंदर से विश्वास होता तो हमारे नेताओं को पता होता कि इलाज इसका मौजूद है, कोई कहीं कोई मुश्किल नहीं है। तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन तीनों में ही वायरस या बैक्टीरिया को खतरा नहीं माना जाता। इन सबको शरीर के लिए जरूरी माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों वायरस, बैक्टीरिया हमेशा आते जाते रहते हैं। जब हम अंदर माहौल दे देते हैं तब वो अपने अलग तरीके से पनपना शुरू करते हैं। तो मूल बात शरीर की इम्यूनिटी है, जिस पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब काम करते हैं। इम्यूनिटी ही हमारा इलाज भी करती है। तो अब हुआ क्या है कि आयुष मंत्रालय जरूर बना, लेकिन सारा सिस्टम वो एलोपैथी के आधार पर है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, बात क्योंकि कई बार लंबी हो जाती है, लेकिन छोटा उदाहरण दूं कि 4-5 साल पहले एक कानून आया कि होम्योपैथी दवाओं पर देखा गया कि इसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, हमारा पूरा संस्कार एलोपैथी के हिसाब से है, तो ताज्जुब लगा भाई एक्सपायरी तो होनी चाहिए, नहीं तो दवा अगर गड़बड़ हो गई है तो फिर क्या होगा, मरीज का तो नुकसान हो जाएगा। तो एक्सपायरी डेट लिखने की पाबंदी कर दी गई, नियम बना दिया गया, तो एक्सपायरी डेट आने लगी। तो एक दिन मैंने देखा एक दुकान पर, मैंने एक दवा मांगी तो उसने कहा कि ऐसा है, दवा ये मेरे पास नहीं है, 1 सीसी है लेकिन वो एक्सपायर हो गई है। और मैंने कहा जरा दिखाइए, तो देखा मैंने तो 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, मतलब 1 या 2 साल पहले वो उसका एक्सपायरी का था। तो मैंने कहा भाई यही दे दो, तो आधे रेट में उसने दे दिया। तो मैंने कहा जितनी एक्सपायरी की दवाएं हैं होम्योपैथी की, वो आप मेरे लिए रखना, और वो आधे रेट पर देने को तैयार था, क्योंकि कोई उसको खरीदता नहीं। तो दरअसल होम्योपैथी में एक्सपायरी संभव नहीं है, क्योंकि बेस है अल्कोहल और दवा की मात्रा होती नहीं है, वो दूसरे फार्म में होता है। तो अल्कोहल अगर शुद्ध है तो जीवन हम आप खत्म हो जाएंगे, अल्कोहल कभी एक्सपायर नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। तो इस नाते दवा भी कभी नहीं खराब हो सकती। हनीमैन की शीशियां आज तक पड़ी हुई काम करती हैं। तो अब इसके बाद मैंने भी ये बात उठाई, तमाम लोगों ने उठाई हुई, कई डॉक्टरों से कहा, तब थोड़ी सी कुछ जैसे भी हुआ हो, कुल मिला के एक दिन एक्सपायरी डेट हटाई गई। तो हुआ क्या है कि एलोपैथी का जो तरीका, हमने उसी को सिर्फ साइंस मान लिया है, लेकिन उसमें साइंस आधा है। जैसे जो रसायन विज्ञान है, हर केमिकल या जो भी है ये रसायन विज्ञान है, तो इससे जो भी तत्वों से दवाएं बनती हैं, तो रसायन विज्ञान का हिस्सा तो साइंटिफिक है, यह वैज्ञानिक है, विज्ञान है। लेकिन इलाज का जो तरीका है एलोपैथी में, वो आधा विज्ञान है, आधा अविज्ञान है। अविज्ञान न होता तो साइड इफेक्ट न होता। ये बात रहस्य शायद इनको बाद में समझ में आए। तो इसके नाते हुआ क्या कि पढ़ाई का पूरा सिस्टम हमारा एलोपैथी स्टाइल का है, एमबीबीएस स्टाइल का है। तो होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इन सब में वो आत्मविश्वास ही नहीं है। नेचुरोपैथ वालों में थोड़ा आत्मविश्वास है, क्योंकि उनकी धारा बिल्कुल अलग है, उसमें दवा दी ही नहीं जाती। लेकिन होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, मजबूरी में वो बीएचएमएस कर लेते हैं, तो अंदर से वो नहीं है, तो वो ईमानदारी से पढ़ भी नहीं पाते, गहरी समझ भी नहीं बना पाते। तो दिक्कत दरअसल यहाँ है, हमारी सरकार में समझदार लोग, या कम से कम इनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, संसद में ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब ये सांसद चुन के आए
तो इनको भारत की बुनियादी चीजों की या समाज की कुछ बुनियादी चीजों की, पद्धतियों की बुनियादी जानकारियां दी जाएं, ताकि इनको समझ आए और कहीं कोई दिक्कत हो तो वो समझ लें कि हमें कहाँ किसका उपयोग करना है। ये अगर बुनियादी समझ होती तो हम सारी पैथियों के लोगों को बुलाकर बैठाते और यह कहते कि भाई एलोपैथी में कोरोना का इलाज नहीं है और कहीं है क्या, तो पता चलता कि अरे होम्योपैथी में तो बेहद आसान है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले की दवा में भी अगर लक्षण मिल गया तो इलाज तो होना ही होना है, वायरस को मरना ही मरना है। नेचुरोपैथी में कोई दिक्कत नहीं है। 100 साल पहले गांधी जी ने प्लेग जैसी बीमारी में, प्लेग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, प्लेग में गांधी ने अपने सारे मरीज, जो सरकार ने मरीज दिए, गांधी ने सबको बचा लिया, ये बिना दवा के, केवल नेचुरोपैथी करके। तो ये थोड़ा अतीत का भी समझ ले लेते तो भी ये कोई दिक्कत नहीं था, कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं, किसी मास्क लगाने की जरूरत ना पड़ती। तो ये समझ बिल्कुल, ये थोड़ा बहुत सा बहुत बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय को एक एक्सपर्ट लोगों की जो है कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें होम्योपैथी के भी लोग भी हों, नेचुरोपैथी के भी लोग हों, एलोपैथी के लोग हों, और सब एक दूसरे से वाद संवाद करें, ना कि विवाद करें। अब इस बिल्कुल लाइन को मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी पिछले 1-2 महीनों में आपने देखा होगा कि खुद को बेहतर और दूसरे को बदतर बताने की कोशिश की जा रही, और ये जी, कोशिश साधारण लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है, बड़े बड़े लोगों ठीक के बात, द्वारा, जिसमें आईएमए के बिल्कुल। लोग हैं जो कि एलिपैथी को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव हैं। मैं विवाद की जड़ पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक छोटा ठीक सा बात। सवाल है और आपका उसका छोटा सा जवाब चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी का विवाद दरअसल व्यर्थ का विवाद है, या फिर इससे कोई सार्थक संवाद भी हो रहा है? क्या इससे दोनों ही पैथी से जुड़े लोग एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, या यूं ही अपमान वाली रास्ते पर आगे चलते रहेंगे? क्योंकि एलोपैथी के पीछे बहुत बड़ा मार्केट भी है, फार्मास कंपनी भी है, आप अच्छे से समझते हैं। इसके बारे में आपसे छोटी टिप्पणी चाहूंगा, इसके बाद हम दूसरे सवाल लेंगे अपने युवा साथियों से। हाँ, नहीं, ये आयुर्वेद और एलोपैथी का जो विवाद है, दरअसल विवाद तो ये व्यक्तियों के स्तर पर है। कोई भी पैथी कभी भी ना तो बुरी होती है, ना तो एकदम अच्छी होती है, सबकी अपनी कमजोरियां, अपनी अच्छाइयां होती हैं। वैसे भी प्रकृति ने कोई पैथी अलग से नहीं बनाई है, हमने पैथियों के नाम दिए हैं। तो जहां जिस चीज का इस्तेमाल करना हो करना चाहिए। अभी हाल जैसे मान लीजिए आप इमरजेंसी का सवाल हो, एक्सीडेंट हो जाए तो एलोपैथी काम की है, लेकिन बाकी तमाम चीजों में 80% से ज्यादा बीमारियों में होम्योपैथी और आयुर्वेद ये दोनों जबरदस्त काम कर देती हैं। तो अब ये दरअसल यहाँ सिर्फ ये जो आपने मार्केट शब्द इस्तेमाल किया, यहाँ दरअसल बाजार है, जिसके नाते ये झगड़ा है। क्योंकि आईएमए में एक के अग्रवाल, जिसको आप बेहतर आदमी कह सकते हैं, बाकी तो आईएमए ने सिर्फ ये किया है कि कहीं टूथपेस्ट का या कहीं किसी पाउडर का, यहाँ तक कि अब क्या कहेंगे, जूते चप्पल पे भी आ जाइए, वहां तक का इनको प्रूव करता रहा है बेचने और खरीदने के लिए। तो ये आईएमए ने वह रोल निभाया ही नहीं है जो एलोपैथी के सही दिशा में ले जाने के लिए करना चाहिए था। तो विवाद दूसरे स्तर पर है, ये विवाद होना नहीं चाहिए, बल्कि एलोपैथी के लोगों को भी आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी चीजों की बुनियादी जानकारी दी जानी चाहिए। इसी तरह से बाकी पैथी वालों को भी हर चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी जानी चाहिए। तो मेरा बिल्कुल, मानना यानी ये विवाद, हाँ हाँ, यानी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दरअसल व्यर्थ का विवाद है, इसमें कोई सार्थक संवाद नहीं है। और दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लाखों और हजारों साल पहले का पुरानी पद्धति हो, जैसे आप होम्योपैथी का नाम दें, नेचुरोपैथी का नाम दें, या आयुर्वेद कह लें, उनका भी मकसद क्या है? अपने मरीज की जान बचाना। तो एलोपैथी वालों का भी यही मकसद है कि आपको अपने पेशेंट की जान बचाना है। इसलिए मिलजुल कर आप काम कीजिए, जो जहां पर सही हो रहा है उसको वहां पर इलाज कराने की सुविधा मिलनी चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल दरअसल आयुर्वेद का ज्ञान और एलिपैथी का विज्ञान, इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, ऐसी मेरी समझ कहती है। हालांकि मैं एक्सपर्ट ना तो होम्योपैथी का हूं ना एलोपैथी का हूं, लेकिन हमारा विषय चूंकि आज का ये है कि आजकल की पीढ़ी आयुर्वेद को लेकर के, होम्योपैथी को लेकर, नेचुरोपैथी को लेकर कितना जागरूक है, कितना जानती समझती है। तो इसलिए अब हम कुछ अपने युवा साथियों के सवाल लेते हैं। जी राकेश। जी सर, सबसे पहले सनील जी, आपको मेरा नमस्कार। जी, नमस्कार। जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला प्रश्न ये है कि अगर देखा जाए, आपने 1900 की बात की, 1900 में प्लेग फैला, भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे।
एलोपैथी का इलाज जो है वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट पैदा करता है। स्टेरॉइड अगर आप देते हैं तो आपको शुगर डायबिटीज की दिक्कत होती है। तो क्या आयुर्वेद इस प्रकार का ऑप्शंस नहीं बन सकता है? क्योंकि फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग की बात आपने की, टैक्सेस की बात आपने की, लेकिन आयुर्वेद एक ऑप्शंस, बेहतर ऑप्शंस क्यों नहीं दे? क्या इसमें रिसर्च की कमी है क्या? आप इसको कहाँ, इसमें कमी कहाँ मानते हैं? हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए आयुर्वेद में रिसर्च की जो बात है वो तो कम है। कम का मतलब यह है कि हजारों साल पहले कभी था, और यूं कहिए कि सुश्रुत का जब अनुवाद हुआ है और दुनिया भर ने देखा, तो सुश्रुत ने जो वर्णन किया है औजारों का सर्जरी के, वो अद्भुत आश्चर्य है कि अभी तक वैसे औजार नहीं बनाए जा सके हैं। मतलब दिमाग की भी सर्जरी के वर्णन वहां है, और अभी 300-400 साल पहले तक भी कुछ सर्जरी के वर्णन आते हैं। तो ये तो सबने मान लिया कि, और उसमें एक एक जड़ी बूटी का, कितनी हजारों जड़ी बूटियां, सबके बहुत परफेक्ट, सबके गुणधर्म बताए गए हैं। तो रिसर्च वहां तक था, जबरदस्त था, और हर चीज होती थी आयुर्वेद में। लेकिन इधर यूं कहिए कि धीरे धीरे जो भी फेज आया है गुलामी का और चीजों का, तो चीजें खत्म हो गई। दूसरा, जब से ये एलोपैथी आई है, एलोपैथी को दरअसल एक खास साजिश के तहत भी लाया गया, कि उसमें यह है कि आपकी परंपरा संस्कृति को खत्म करने का भी मामला था। अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, उनको राज चलाना था। तो इसमें क्या हुआ कि वो तो लगातार इस तरह से होती रही, धीरे धीरे आयुर्वेद का काम और बंद हो गया। उसमें संभावना बहुत है, और यहाँ तक कि सर्जरी दोबारा से आयुर्वेद में जिंदा हो सकती है, लेकिन ये काम किए जाने की जरूरत है। एलोपैथी में जैसे सुविधाएं मिलती हैं, लाखों करोड़ों, यहाँ तक कि अरबों रुपए मिलते हैं, वो चीज अगर इधर आए, और मैं तो होम्योपैथी के बारे में कहता हूँ, होम्योपैथी में कुछ नहीं, कुछ करोड़, 4-6 प्रूविंग सेंटर देश में बना दिए जाएं, तो 2-3 साल में दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की बड़ी आसान दवाइयां बन जाएंगी। तो ये बात सही है, रिसर्च की कमी है, और इस रिसर्च को किया जाना चाहिए, और सारी पद्धतियों को एक तरीके से, एक नजर से देखने की जरूरत है। इसमें किसी एक पैथी को बढ़ाने की और घटाने की जरूरत नहीं है, तो बात बनेगी। जी जी राकेश, आपका सवाल हो गए जी जी या सर। दूसरा कोई सवाल हो रहा है? तो नहीं, ठीक है, अब हम अगला सवाल लेते हैं अवनीश से। अवनीश, अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल था, आपने अभी कहा कि अगर आयुर्वेद का लोग इस बात करते मास्क लगाने की जरूरत न पड़ती, लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ती, पर 1796 में एक चेचक नाम की बीमारी आई थी, जिस पर आयुर्वेद इलाज करने में फेल हो गया था, पर एलोपैथिक ने उसका वैक्सीन का निर्माण किया और लोगों का इलाज किया और जान बचाई। तो क्या इसी कारण आयुर्वेद का विश्वास लोगों से उठ रहा है कि वो इलाज नहीं खोज पाएंगे? एक आपकी साफ आवाज नहीं आई। किस बीमारी के लिए आपने कहा कि एलोपैथी ने बचाया था? चेचक, चेचक 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 के चेचक का इलाज जो है ना, यहाँ दो चीजें हैं। एक तो आयुर्वेद और होम्योपैथी, दोनों को थोड़ा सा फर्क तरीके से समझिए। होम्योपैथी आयुर्वेद का ही अंग है, हालांकि जर्मनी में इसका आविष्कार, हमारे यहाँ हजारों साल पहले किताबों में होम्योपैथी के तमाम सिद्धांत लिखे गए हैं। तो आयुर्वेद के कई अंग हैं, नेचुरोपैथी भी इसी का अंग है, जिसमें दवा नहीं दी जाती, और ये होम्योपैथी भी उसी का अंग है, क्योंकि आयुर्वेद एक व्यापक शब्द है। आयुर्वेद आयु का विज्ञान। तो बहुत समय से देखिए, चेचक वगैरह जब आई है, तब आपका देश जो है बहुत बुरी स्थिति में था, आप खाने तक आपके पास ठीक से नहीं था। या स्पेनिश फ्लू वगैरह जब भी आए थे, उस समय तो लोगों को किस तरह से कैद खाने में डाल दिया गया था, पूरे एक एक कमरे में 50-50 लोगों को भर दिया गया था, जिसके लिए हम कहते हैं 2 करोड़ लोग मर गए। मर नहीं गए, वो मारे गए थे, उसके ऊपर कई रिसर्च हुई है। तो लेकिन हिंदुस्तान में जब आप गुलामी की स्थिति में नहीं थे, उसके पहले अगर आप देखेंगे, 500 साल के इतिहास में कोई महामारी नहीं, और महामारियां इसी समय हर 100 साल पे बड़ी बड़ी महामारियां आ रही हैं। तो आयुर्वेद में है संभावना, लेकिन उस समय रुका हुआ था। ये एलोपैथी ने चेचक पर काम किया है, और चेचक पर एक टीका बनाया है। सबसे ज्यादा सफल टीका उसी को कहा जाता है। हालांकि उस टीके के भी दुष्प्रभाव हैं, लेकिन होम्योपैथी में ये चेचक वगैरह का बहुत आसान इलाज है, कोई मुश्किल है ही नहीं। लेकिन आप देखिए, इसी में जैसे इसमें बिल्कुल आसान इलाज है। 1000 लोगों को मैंने ठीक किया, आईसीयू से लोगों को बचाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कभी कोई मास्क नहीं लगाया, केवल बाहर जाना हो, पुलिस के सामने बचना हो तो मास्क लगा लूं। लेकिन किसी कोरोना के गंभीर से गंभीर मरीज के पास बैठना होता था, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए
10 मिनट में बैठता था, मेरा परिवार, मेरी बच्ची, मेरी पत्नी भी, कोई मास्क नहीं लगाता था, तो सब बैठ के काढ़ा पीते थे, उसका हौसला बढ़ाते थे। इस तरह कई लोगों का हौसला बढ़ गया। तो आप सोचिए मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं बहुत कमजोर शरीर का, मुझे तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि 30 बरस की उम्र से ज्यादा मुझे जिंदा नहीं रहना है। मेरे लीवर फेफड़े डैमेज हो गए थे, मेरा हार्ट इनलार्ज कर गया था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी थी। तो ऐसे हाल में मैं तो सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में था। फिर भी मैंने कहीं कोई सावधानी इस तरह से नहीं की। ये गलत सावधानियां ही है। मास्क लगाएंगे लगातार आप तो आपकी इम्यूनिटी खराब होगी, अपना ही कार्बन डाइऑक्साइड बार बार बाहर निकालेंगे और अंदर करेंगे। तो ये साधारण से विज्ञान है, जो प्रकृति का विज्ञान है। नाक की डिजाइन मास्क के लिए बनाई ही नहीं गई है। तो अब लेकिन एलोपैथी में चारा नहीं है, क्योंकि केमिकली ट्रीट होता है, तो वहां तो दवा तलाशनी पड़ेगी। दवा है नहीं तो जो दवा देंगे अनाप शनाप दवा, कुछ भी गलत दवा होगी। तो इसमें महामारियां जितनी भी आई हैं, इन सब का इलाज सबसे बेहतर तरीके से होम्योपैथी में संभव हुआ है, होम्योपैथी ने किया है। लेकिन आज ही जैसे तमाम लोगों ने बचाया है, तमाम होम्योपैथी के डॉक्टर बड़े आराम से बिना मास्क लगाए इलाज करते हैं, नेचुरोपैथी वाले भी करते हैं। विश्वरूप राय चौधरी का नाम सुना हो तो वो उन्होंने 3-4 अस्पताल बना दिए हैं बाकायदा, जो 1-1 हजार लोगों की भर्ती हो सकती है। कई लोग एलोपैथी से भाग के वहां आ रहे हैं, आईसीयू से निकल के आ रहे हैं, 4-5 दिन में ठीक होके जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में ये खबर नहीं आएगी, क्योंकि मीडिया भी अंततः विज्ञापन पे चलता है, तो इशारा वहां से बिल्कुल। ये तो बड़ी बड़ी बात असली आपने कह ब्रेकिंग दी है न्यूज। कि दरअसल ना तो मीडिया की तरफ से, ना तो हमारी सरकार की तरफ से, और और मैं मैं इसमें ये कहूंगा कि इसमें पब्लिक की एक तरफ से भी उतनी मजेदार, जागरूकता नहीं है। बिल्कुल। तो ये लेकिन ये चीजें चल रही हैं, मतलब देश में लोग कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हम जान ही नहीं पाएंगे कि इसका इलाज था। लेकिन हमको बता दिया गया कि इलाज है ही नहीं, हम मान लेंगे कि इलाज था ही नहीं, तो इस नाते मरना मजबूरी है। तो बिल्कुल। ये अब हम अगला दरअसल सवाल हमको लेते हैं थोड़ा जल्दी अपने से। स्तर पर जागरूकता लानी जी है। जी। जी। अगला सवाल उद्देश्य, संक्षेप में पूछिए, समय का थोड़ा सा अभाव है। उद्देश्य। समीर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। मेरा आपसे ये सवाल है कि कोरोना महामारी में आयुष मंत्रालय के द्वारा RCP-51 नाम की एक मान्यता प्राप्त दवाई निकाली थी, जिसका उपयोग होम्योपैथिक में इलाज करने के लिए किया गया था, कोरोना महामारी के लिए। लेकिन अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों ने अपने स्तर पर ही उसका इलाज किया था, मतलब उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया था बड़े स्तर पर। तो क्या इस जगह सरकार की कमी कही जा सकती है? असल में इसमें थोड़ा सा गहरे से समझना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बात पहले ये समझिए कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी के नाम पर कोई दवा नहीं होती। होम्योपैथी ये कहती है कि शरीर की एक भाषा होती है। दरअसल बीमारी होती ही नहीं, जैसे अस्थमा कोई बीमारी नहीं है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये सब बीमारियां नहीं, हमने नाम दिए हुए हैं ना। अस्थमा हुआ तो होता क्या है, शरीर की भाषा होती है कि सांस लेने में मुश्किल होगी, या कुछ सर्दी जुकाम जैसा हो जाएगा, आपको बेचैनी होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें भी शरीर अपनी भाषा व्यक्त करता है कि किसी को सवेरे परेशानी होगी, किसी को रात में होगी, किसी को दिन में होगी। तो शरीर के लक्षण, उसकी भाषा होम्योपैथी पहचानती है, उस आधार पर दवा होती है। तो आर्सेनिक एल्बम जो आयुष मंत्रालय ने सुझाया था शुरू में, वो दवा ये थी कि चूंकि उस समय जो अध्ययन किया गया कि कोरोना में इसी तरह के लक्षण आते हैं जो आर्सेनिक एल्बम में आते हैं, काफी लक्षण उसके मिलते जुलते हैं, तो इस नाते उस दवा को सुझाया गया कि ये आप पहले से ठीक समय पे लेंगे तो काफी बचत आपकी हो जाएगी, और लोगों को काफी बचत हुई भी। लेकिन जिन इलाकों में लक्षण कुछ अलग होंगे तो वो कुछ तो बचेंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं बचेंगे, हो सकता और दवा की जरूरत हो। तो ये इलाज की दवा नहीं थी, बचाने की दवा थी। लेकिन अगर आपको कोरोना हो गया और आर्सेनिक के लक्षण हैं, तो आर्सेनिक आपको तब भी बचा लेगी, उससे उसका इलाज हो जाएगा बिना शक के। तो लेकिन इसमें यह है कि होम्योपैथी में कई दवाओं की जरूरत पड़ती है। आयुष मंत्रालय की कहिए कि उसकी निर्धनता रही, या उसका डर रहा, या उसको कहा गया कि आप हिम्मत के साथ सामने नहीं आया, नहीं तो वो कहता सीधे सीधे कि भाई हमारे पास जो भी पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, ये तीनों मिलके कोरोना के सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय में भी दुर्भाग्य है कि भाई नेता मंत्री ही होते हैं, उनकी कितनी समझ होती है। हाँ, तो बस वही तो बात है कि जो है कितना समस्या समझते हैं, ये बात जाननी जरूरी है। अब आखिर में जो है पीहू का सवाल ले लेते हैं। तो मेरा सवाल है कि आजकल लोग अंग्रेजी दवा की ओर ज्यादा जाते हैं और आयुर्वेदिक की ओर कम, ऐसा क्या वजह है? असल में इसकी दो वजह हैं। एक तो यह है कि देखिए, तुरंत अगर कोई भी चीज से तुरंत आराम मिलता, लगता है कि आराम मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उसको पसंद करेंगे। हालांकि हमें यह नहीं बताया जाता, यह नहीं मालूम होता कि जो आराम हो रहा है
वह कहीं से हमारा नुकसान कर रहा है। अब एलोपैथी की दिक्कत क्या है कि इसकी हर दवा में, कोई भी दवा हो, यहाँ तक कि मल्टीविटामिन भी हो, उसमें भी साइड इफेक्ट होता है। आप विटामिन सी की गोलियां भी ज्यादा लेंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। ये वैसे ही है जैसे कि खेत में यूरिया खाद डाल दिया जाए तो फसल जो है लहलहाने लगती, हरी लगनी है। हम केवल फसल देखें तो कहेंगे वाह वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जमीन की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि जमीन बंजर हो रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पर गोबर की खाद ये सब डालेंगे तो फसल भी लहलहाएगी, जमीन बंजर नहीं होगी। तो अब यही समझने की बात है। तो एलोपैथी का एक तो प्रचार किया गया, वह जिस समय 100-150-200 साल जब भी आई है तो उसका बाकायदा प्लान करके प्रचार किया गया। उसमें संभावना थी बिजनेस की, पैसा बनाने की। आप देखिए ना डॉक्टरों को कैसे कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के लिए कार तक, फ्रिज तक, जाने क्या क्या उनको दिया जाता है। बाकी में क्या था कि आयुर्वेद में होम्योपैथी में तो बिजनेस संभव ही नहीं, इतनी सस्ती दवाइयां कितना आप महंगा कर लेंगे। तो ये कई वजहें हैं जिसके नाते हमको बताया नहीं गया, जागरूकता नहीं फैलाई गई, तो हम तुरंत भाग जाते हैं एलोपैथी में। दूसरा ये है कि एलोपैथी के तरीके से जो होम्योपैथी वगैरह वाले लोग पढ़ते हैं तो वो भी कई कई पुड़िया उस तरह से बांधने लगते हैं, तो होम्योपैथी के हिसाब से दवा नहीं देते। या मरीज की मानसिकता है कि जब तक 4-6 टेबलेट नहीं मिलता तब तक लगता है कि दवा मिली ही नहीं, क्योंकि संस्कार बन गया। होम्योपैथी में मेरे जैसा आदमी कभी कभी कहता है कि बस 2 बूंद जीभ पर टपकाइए, 1 हफ्ते तक दवा नहीं लेनी है, तो अजीब लगता है आदमी को, ऐसे कैसे हो सकता है। तो होम्योपैथी में जबकि तुरंत असर होता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि धीरे धीरे असर करती है। इसको थोड़ा सा सामने लाया जाए, थोड़ा सा जागरूकता फैलाई जाए तो होम्योपैथी बेहद चमत्कारिक है। और बहुत जल्दी, यूं कहिए कि सेहत जिसको कहते हैं वो होम्योपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जरिए ही आ सकता है। एलोपैथी सिर्फ बीमारियों का प्रबंधन कर सकती है, बीमारियों का मैनेजमेंट कर सकती है, ये बीमारियों को ठीक नहीं करती है। आप इस बात को गहराई से समझ लीजिए। 1 बार इंजेक्शन लगा, 2 बार लगा तो जीवन भर लगना है आपको, इससे दवा नहीं छूटेगी कभी भी। कोई भी थायराइड, कोई भी डायबिटीज, कोई भी कैंसर, कोई भी अर्थराइटिस, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज, इस कभी भी एलोपैथी से ठीक नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथी नेचुरोपैथी से मिलाकर ठीक हो जाता है पूरी तरह से। तो जीवन शैली वो ठीक करने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से बिजनेस के लिए हम चाहते हैं कि दुनिया बीमार रहे ताकि दवाओं का धंधा चलता रहे। बिल्कुल, तो हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं संत समीर साहब आपकी। हमने देखा है इस कोरोना काल में कि किस तरीके से एलोपैथी से जुड़े हुए जो लोग हैं, कुछ लोग हैं उनमें से जो दरअसल कालाबाजारी कर रहे थे। अब वो डॉक्टर के प्रोफेशन में क्यों है मेरी समझ से बाहर है, दरअसल वो मेरे नजर में तो इंसान ही नहीं है। वही होम्योपैथी है, एलोपैथी है, या कोई भी पैथी हो, बस मैं वही बात कहूंगा कि आपका प्राथमिक उद्देश्य आपके मरीज की जान को बचाना है, और आपकी अपनी जो नेचुरल इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने दी हैं, हमें उस तरफ ध्यान देना होगा, ये भी बेहद जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद हमारे जो साथ में युवा जुड़े हैं उनका होम्योपैथी की तरफ और नेचुरोपैथिक तरफ रुझान बढ़ेगा, और वो एलोपैथी के अलावा दूसरी पद्धतियों पर भी ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संत समीर जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिर में हम आप सबसे यही कहेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और साथ ही में देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।